राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं SS 600 के क्वेश्चंस। तो चलिए अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अम, एक चलिए अपन सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है? देखिए, इट वाज एग्रीड दैट योर फर्म will act as a principal auditor. What factors will be considered by you while accepting the position of a principal auditor? तो इस दो लाइन से अपन को क्लियरली पता चलता है क्वेश्चन किसका है, SS 600 का। किसकी बात हो रही है? प्रिंसिपल ऑडिटर। वो कौन डील करता है? SS 600, राइट। चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, साथ में उसकी 15 ब्रांचेज है। कंपनी पैडी के बिजनेस में है और वो उसका मार्केट दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल है। पीक्यू लिमिटेड ने क्या किया है? अपॉइंट किया है 4 फर्म ऑफ CA फॉर ऑडिट ऑफ इट्स हेड ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेज, जिसमें अपनी फर्म जो है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑडिटर है। तो ये बोल रहे हैं कि आप प्रिंसिपल ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट करो, उससे पहले आप क्या क्या चीज़ें कंसीडर करोगे। तो अपन क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते थे, बताइए? एक तो मटेरियलिटी ऑफ द कंपोनेंट जिसके अपन ऑडिट कर रहे हैं, दूसरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, तीसरा हमको जो दूसरे जो उसके जो कंपोनेंट है उसको उसका अपन को कितना नॉलेज है, साथ में जो ऐसे 600 में जो प्रोसीजर दिए हुए हैं, क्या उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हैं कि हमारा उसमें क्या है? सफिशिएंट पार्टिसिपेशन है, राइट। इसके बेसिस पे हम क्या करते थे? डिसाइड करते थे कि हमको एज ए प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। देखिए क्या देखते थे? एक तो मटेरियलिटी, दूसरा डिग्री ऑफ नॉलेज, तीसरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है, और चौथा क्या है ना, ऑडिटर का सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसकी भी लास्ट की दो लाइन देखते हैं, क्या है? वुड स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बैंक बी लायबल फॉर अबव lapses? What precaution have to be taken by him while expressing opinion considering possibility of such a situation? चलिए इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पूरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक CA सौरभ है, एंगेजमेंट पार्टनर, वो एक BBI बैंक की क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं। बैंक की टोटल 1034 ब्रांचेस है। फिर वहाँ पे क्या है? इन रेस्पेक्ट ऑफ वन लार्ज ब्रांच ऑडिटेड बाय ब्रांच ऑडिटर देवर error in NPA classification of many advances which were not pointed out by branch auditor in his report. Two memorandum of changes and nil memorandum of changes were reported. During overall review of financial statement of bank by statutory auditor, the above said error did not come into light. The statutory auditor has also called soft copy of internal inspection report and concurrent audit report of such branch as a part of overall review procedures. However, these reports did not point towards any irregularity in such accounts. What statutory auditor of bank be liable for above lapses? What precaution have to be taken by him while expressing opinion considering possibility of such a situation? तो देखिए पहले तो बात, इसमें जो आपको डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट याद है, वो वाला लगेगा, राइट। मतलब अगर जब तक हमको ब्रांच ऑडिटर के जो रिपोर्ट्स वगैरह है, जब तक ऑडिटर को कोई डाउट या फिर कोई सस्पिशन वगैरह नहीं होता, तब तक क्या कर सकते हैं? वो उसके वर्क को रिलाई कर सकता है, राइट। दूसरा, यहाँ पे ऑडिटर क्लियरली बताया कि डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। मतलब इस केस में हमारा जो CA सौरभ है वो क्या होगा? वो गिल्टी नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर को ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला था जिसके कारण उसको क्या हो? डाउट हो, बराबर। तो साथ में ऑडिटर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो स्टेटमेंट था वो देना पड़ेगा। देखिए आंसर क्या देती है इंस्टीट्यूट। नॉर्मली ऑडिटर क्या करेगा? जो ब्रांच ऑडिटर है उसके ऑडिटर के वर्क को क्या कर सकता है? रिलाई कर सकता है, अगर उसको कोई भी डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो वो क्या करेगा? कुछ है ना और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। देखिए नॉर्मली वो उसके वर्क पर रिलाई करेगा एक्सेप्ट इन सर्कमस्टेंस which should have aroused his suspicion about the reliability of work performed by other auditor. देखिए जब प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करता है? ओपिनियन एक्सप्रेस करते वक्त किसी दूसरे ऑडिटर के वर्क को रिलाई करता है, तो ऑडिटर को एक स्टेटमेंट देना चाहिए किसके रिगार्डिंग? डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। फिर ये क्या बोल रहा है? इन द गिवन सिचुएशन नथिंग हैज कम टू लाइट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर व्हिच वुड अराउज हिज सस्पिशन अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय ब्रांच ऑडिटर, देयरफॉर ही वुड नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर वर्क परफॉर्म बाय ब्रांच ऑडिटर। ठीक है, सही। हमने यही बोला था कि जो हमारा जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो इस केस में लायबल नहीं होगा। साथ में उसको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टेटमेंट क्लियरली देना पड़ेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन, नवीन लिमिटेड वाला। चलिए इसकी लास्ट की 2 लाइन देखते क्या है। देखिए आप एक बार लास्ट की 2 लाइन लीड करिए। एक हमारे सोनी है, वो क्या कर रहे हैं, सीएफएस की ऑडिट कर रहे हैं, राइट। वो क्या बोल रहे हैं, जो भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमको उनकी क्या करनी पड़ेगी, ऑडिट करनी पड़ेगी, राइट। हमारे जो प्रिंसिपल, जो इस लास्ट की 2 लाइन पढ़ने में लग रहा है, जो हमारे जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है कि हम जो सीएफएस की ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी ब्रांचेज है उसकी ऑडिट हमको करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमको जो आपके जो ऑडिटर है दूसरे, हमको उनके वर्किंग पेपर्स चाहिए। तो इससे हमको क्लियरली पता चल रहा है क्वेश्चन किसका है, एसएस 600 का है, राइट। तो चलिए वो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नवीन लिमिटेड है जो किस में है, चेयर मैन्युफैक्चरिंग में। जो हमारे जो सीए सोनी है वो क्या है, उसके प्रिंसिपल ऑडिटर है, और उसकी जो दूसरी ब्रांच है उसकी ऑडिट कौन कर रहे हैं, राहुल कैन एसोसिएट कर रहे हैं। फिर हमारे जो नवीन, जो हमारे जो सोनी जी है वो क्या बोलते हैं, सीएफएस की ऑडिट जो हम कर रहे हैं इसके लिए हमको क्या करना है, आपकी जो दूसरी कंपोनेंट है उसकी भी ऑडिट हमको करनी पड़ेगी, राइट। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, हम आपके जो ब्रांच ऑडिटर है हम उसकी रिपोर्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आपके कंपोनेंट की ऑडिट भी हम ही करेंगे। तो उसमें मैनेजमेंट क्या बोलता है कि देखिए आप क्या करिए, जो हमारे जो कंपोनेंट ऑडिटर है आप उसकी रिपोर्ट को है ना रेफर करिए, राइट। और अगर आप चाहो तो कंपोनेंट ऑडिटर उसके मैनेजमेंट के साथ कुछ डिस्कशन भी कर सकते हो। तो सीए सोनी बोल रहा है कि कंपोनेंट की ऑडिट हम करेंगे, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, हमारे जो कंपोनेंट की जिसने ऑडिट करी आप क्या करिए, उनकी ऑडिट रिपोर्ट को रेफर करिए, उनके जो कंक्लूजन्स वगैरह थे, ऑडिट फाइंडिंग्स वगैरह आप क्या कर सकते हो, उनको रेफर कर सकते हो। साथ में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट और कंपोनेंट से आप कम्युनिकेट वगैरह कर सकते हो, बराबर। तो अपन को इसमें बताना है कि जो सीए सोनी बोल रहा है करने के लिए, क्या वो सही है, क्या वो सही है, तो ऑफकोर्स ये सही नहीं है, ऑफकोर्स ये सही नहीं है, बराबर। आप वहाँ के बुक्स ऑफ, अगर आपको है ना उसकी रिलायबिलिटी या फिर आपकी जो नॉलेज वगैरह जो ओपन फैक्टर्स चेक करते थे, आप उसके बेसिस पे है ना उसके सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी करा सकते हो या फिर उसको विजिट भी कर सकते हो, बराबर। साथ में आप क्या करोगे, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स है, ऑडिट फाइंडिंग्स है, आप क्या करोगे, उनको है ना रेफर करोगे, राइट। साथ में आपको क्वेश्चनियर भी आप है ना दे सकते हो, जो वो फिलअप करके दे देगा आपको। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे 600 बता रहे हैं, पर आपको उसकी कंपोनेंट की ऑडिट करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। आपको उसकी कंपोनेंट की ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो वर्किंग पेपर्स होता है उस पे किसका राइट होता है, ऑडिटर का। ऐसे 230 क्या बोलता है, उस पे राइट किसका है, ऑडिटर का, जो रेस्पेक्टिव ऑडिटर है उसी का राइट है। तो सीए सोनी का जो दोनों ही कमेंट है दोनों ही गलत है, राइट। क्या बोलते हैं ऐसे 600, आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, दूसरे ऑडिटर के वर्क पे रिलाई कर सकते हो अनटिल अनलेस सम एडवर्स सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट। और अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंस है तो आप क्या कर सकते हो, एंटिटी को विजिट कर सकते हो, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑडिट साइड में क्या कर सकते हो, अदर ऑडिटर है, राइट, उससे डिस्कशन कर सकता है रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड, और रिव्यू ऑफ रिटन समरी ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड फाइंडिंग्स व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड क्वेश्चनियर और चेकलिस्ट। Principal auditor may also wish to visit the other auditor. The nature, timing, extent of procedure will depend on the circumstance of engagement and the principal auditor knowledge of the professional competence of the other auditor. So देखिए accordingly, CS only can perform above mentioned audit procedure. However, the audit of components financial statement by the principal auditor is not required. Right? ऐसे 600 आपको जो प्रोसीजर परफॉर्म करने का बोला, आप सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, राइट। पर जो आपका जो कमेंट था कि उसकी ऑडिट हम करेंगे, राइट, वो रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो उसमें हमारा मैनेजमेंट सही बोल रहा है। सो द कंटेंशन ऑफ सीएस ओनी दैट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट ऑफ सीएफएस ही इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन ऑडिट टू कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दूसरा, उसने जो बोला कि वर्किंग पेपर्स का एक्सेस चाहिए, वो भी ध्यान रखना, वो भी एज पर ऐसे 230 वैलिड नहीं है। देखिए पहले ये बता रहा है ऐसे 230 राइट को एक्सप्लेन करता है कि जो रेस्पेक्टिव ऑडिटर है उसका राइट होता है वर्किंग पेपर्स पे। फिर अपन देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। अकॉर्डिंग इट इज द डिस्कशन of the component auditor as to working papers with respect to components examined by the component are the property of a component, so the contention of CS only is not correct. Of course, जो वर्किंग पेपर्स है उस पे एक्सक्लूसिव राइट किसका होता है, कंपोनेंट के ऑडिटर का होता है, राइट। तो जो हमारे जो सीए जो सोनी है वो जो बोला कि हमको वर्किंग पेपर्स का एक्सेस चाहिए, वो एज पर ऐसे 230 नहीं है। तो जो दोनों ही कंटेंशन हमारे सीए सोनी साहब के थे वो सही नहीं है, बराबर, बहुत सिंपल है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या थी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, ही मे एट हिज डिस्क्रिप्शन मेक पोर्शन और एक्सट्रैक्ट
from audit documentation available to client, provided such disclosure does not undermine the validity of work performed, or in the case of assurance engagement, the independence of the auditor or of his personnel, right? तो ऐसे 230 क्लियरली बोलता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे किसका राइट होता है, रेस्पेक्टिव ऑडिटर का। वो चाहे, उसका डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो क्या कर सकते, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट करना दे सकता है किसी दूसरे को, बराबर। तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को, राइट। साथ में उसकी जो इंडिपेंडेंस है उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। साथ में उसकी ऑडिट जो उसने करी है उस पर इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इन सब फैक्टर को कंसिडर करने के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो दूसरे किसी पर्सन को है ना एक्सट्रैक्ट शेयर करे या नहीं करे, राइट। काफी बार आपको इसमें क्लाइंट की परमिशन भी लेनी होती है इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। नाउ ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, शुरू करते हैं। देखिए इसकी लास्ट की दो लाइन अपन देखते हैं क्या है। द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हैव नॉट टेकन दिस एस्पेक्ट इनटू कंसीडरेशन शुड ही चूज टू रिलाई अपॉन इन्वेंटरी वैल्यूएशन वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर। देखिए सिंपल सा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन किसका है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का है, ऐसे 610 का। देखिए दो लाइन में अगर अपन को समझ में आ जाता है क्वेश्चन किसका है, उसके बाद अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और अपन अच्छे से आंसर प्रेजेंट कर पाएंगे। एक हमारे सीए केशव राज है, वो लिव विथ नेचर लिमिटेड की क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। फिर ये क्वेश्चन बताता है कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर, कंपनी है नाम इज engaged in producing environmental friendly niche product for a newborn baby। ओके, मतलब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए क्या करते हैं, कुछ आइटम्स वगैरह बनाते हैं। उनका मार्केट क्या है, बहुत नैरो है, नीच टाइप के मार्केट में क्या करते हैं वो है ना ऑपरेट करते हैं। There is also well functioning internal audit department in the company। On perusal of internal audit report, he finds that not only verification of inventory was attended by internal auditor at regular interval during the year, working were also made in the respect of inventory valuation as at the year end. He has also attended inventory count at the end of the financial year and no prima facie adverse influence were drawn by him. However, on going through inventory reports, he gathers that inventory are being held for considerably long period before being sold. The internal audit report have not taken this aspect into consideration. Should he choose to rely upon the inventory valuation work performed by internal auditor? Okay, the question में क्या है, पहला अपन को बताया है कि किस टाइप का बिजनेस है, राइट। साथ में उसका बिजनेस के जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, वो भी बताया। फिर हमको बताया इंटरनल ऑडिटर ने क्या क्या है, कुछ वर्क परफॉर्म किया है इन रिलेशन टू इन्वेंट्री, बराबर। फिर अब इसमें स्पेशल केस क्या है, ध्यान रखना, एक तो नैरो ग्रुप पीपल के लिए क्या करती है, बिजनेस ऑपरेट करती है। साथ में यहाँ पे केस क्या हो रहा है, इन्वेंट्री को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या हेल्ड किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है इन रिलेशन टू इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, राइट। उसको लेकर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। ऐसे सेक्शन क्लियरली बोलता है अगर एरिया वेयर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, ऑडिटर शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो ऑफकोर्स इस केस में ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, ज्यादा है। तो देखिए, और ऐसे 200 का रेफरेंस दिया है कि जहाँ पे रिस्क जितनी ज़्यादा होती है आपको उतना ही ज़्यादा पर्जेजिव ऑडिट एविडेंस लेने की जरूरत है। अब देखिए, इन द गिवन सिचुएशन इन्वेंटरी आर बीइंग हेल्ड फॉर कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड बिफोर बीइंग सोल्ड। As companies dealing in niche product for newborn baby, there is a risk of inventory obsolescence due to change in customer preference. It carries a significant risk of material misstatement and require more judgment. In such circumstances, statutory auditor need to perform procedure directly like a comparing net realizable value of product with cost to verify completeness of provision, recomputing of provision for obsolete stocks, etc. Therefore, in the given situation, he should perform procedure directly in accordance with SA 610. तो देखिए आपको इतना सा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल से लिख सकते हो इन द के पहले ऐसे 600 का रेफरेंस दे देना और एक एरिया बता देना कि जहाँ पे है ना हमको इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करना चाहिए, 3 से 4 ऐसे रेफरेंस दे देना। फिर आप बताना कि जहाँ पे उस एरिया पे है ना हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वहाँ पे ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट के वर्क को यूज नहीं करना चाहिए। फिर आप करंट केस बता देना कि यहाँ पे क्या है, हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यहाँ पे साथ में ऑडिटर के यहाँ पे क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट जजमेंट रहेंगे, इसीलिए ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करना चाहिए, राइट। ऐसा भी आंसर दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी लास्ट की दो लाइन देखते हैं। ठीक है, आल्सो इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिट फॉर प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट असिस्टेंट। ओके, तो क्वेश्चन किसका है, अगेन ऐसे 610 का है। तो चलिए पूरा क्वेश्चन देखें। एक लिस्टेड कंपनी है फर्स्ट एंड लास्ट लिमिटेड, उसकी ऑडिट कौन कर रहा है, STUN एसोसिएट।
कंपनी किस में है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में फॉर द पास्ट 3 years। अब हमारे जो सीए है उन्होंने क्या किया है, कुछ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन किए हैं इन रिलेशन टू सम एजर्शन इन रेस्पॉन्स टू असेस्ड ROMM। Now, these particular adjustments were not examined by him in the previous year due to materiality or the risk consideration। मतलब ये किस टाइप का प्रोसीजर है, जो हम जो सरप्राइज चेक बोलते हैं ना, या फिर एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, राइट। मतलब ये आप क्या है, नॉर्मली जो हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं, ऑडिटर क्या कर रहा है करंट ईयर में ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाह रहा है, राइट। नाउ मिस्टर एक्स लीड्स द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी and reports to the company audit committee. During the course of audit, a senior member of engagement team decides to engage Mr. X for providing direct assistance in performing the above substantive procedure. Comment with respect to relevant standards on auditing। देखिए आपका पर्पस क्या है सरप्राइज चेक का, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना डालने का अपने ऑडिट प्रोसीजर में। इसलिए डालते हैं कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है राइट जो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते, तो ऐसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से अपन को क्या होती है वैसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बराबर। अगर मैं इसमें इंटरनल ऑडिट को ही इन्वॉल्व कर दूंगा तो जो मेरा वेरी पर्पस जो है सरप्राइज चेक का वो डिफीट हो जाएगा, राइट। इसीलिए हमको इस केस में इंटरनल ऑडिट को क्या करना चाहिए, उसको है ना डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना चाहिए, राइट। देखिए क्या बोलता है, ये क्या, जैसे ये कुछ एग्जांपल दे रहा है जहाँ पे हमको इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना चाहिए, जैसे कि डिस्कशन ऑफ फ्रॉड रिस्क या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ अनअनाउंस्ड ऑडिट प्रोसीजर एज एड्रेस्ड इन एसए 240 एक्स्ट्रा। ये किसकी बात कर रहा है, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी की। It is being done now for incorporating an element of unpredictability in audit procedure to be performed। ये क्या बोलता है, therefore in such circumstances using an internal auditor to provide direct assistance could prove to be counterproductive and defeat the very purpose of designing such substantive audit procedure। Hence decision of a senior engagement team member to use Mr. X to provide direct assistance to above standard is not in accordance with the SSC standard, is not a proper। तो इस केस में आपको है ना इंटरनल ऑडिट का यूज नहीं करना चाहिए था। और एक और क्वेश्चन साथ में क्या है, आल्सो इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रायर टू यूजिंग इंटरनल ऑडिटर फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। देखिए हम क्या करते थे, हम तो एक अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव एक तो उससे एग्रीमेंट लेते थे, राइट, कि एंटिटी इंटरवेन नहीं करेगी, इंटरनल ऑडिटर जो भी हमारे भी यहाँ पे जो वर्क परफॉर्म करेगा एंटिटी उसमें इंटरवेन नहीं करेगी। दूसरा हम क्या करते थे, जो इंटरनल ऑडिटर है उससे भी एक एग्रीमेंट लेते थे, किसके रिगार्डिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के रिगार्डिंग, राइट। तो देखिए दोनों पॉइंट उसी की बात कर रहा है। ऑडिटर एक तो एग्रीमेंट लेगा किससे, अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव से, और एक एग्रीमेंट लेगा किससे, इंटरनल ऑडिटर, किसके रिगार्डिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी के रिगार्डिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक कंपनी है मून लिमिटेड जिसके हम क्या है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसकी एक इंटरनल ऑडिट करी है, किसने करी है, आउटसाइड एजेंसी ने। स्टेट द फैक्टर दैट वे कंसिडरेशन इन ऑप्टिंग टू मेक यूज ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द पर्पज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। देखिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। इसमें क्या समझो, कुछ है ही नहीं। तो देखिए आप डायरेक्ट असिस्टेंस लो इंटरनल ऑडिटर से, उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। तो एक तो हम क्या करते थे उसकी कॉम्पिटेंसी को है ना कंसीडर करते थे, एक हम क्या करते थे उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कंसीडर करते थे, और हम साथ में क्या करते थे लॉ एंड रेगुलेशन या फिर जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हम क्या करते हैं उनको भी कंसीडर करते थे कि वो पर्टिकुलर क्या बोलता है। अगर वो बोलते कि गिवन प्रोसीजर स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद करेगा तो उस केस में हम क्या करते थे इंटरनल ऑडिटर का यूज नहीं करते थे, राइट। देखिए एक तो हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कंसीडर करते थे, एक हम उसकी कॉम्पिटेंसी को कंसीडर करते थे, साथ में जो दूसरे लॉ एंड रेगुलेशन है हम उसको भी कंसीडर करते थे। क्या वो बोलते हैं, क्या वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इंटरनेट के वर्क को यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे उस केस में यूज नहीं करेंगे। तो पहले तो हम क्या करते थे इन सब चीज़ों को कंसीडर करते थे। दूसरा यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट जो जजमेंट जिसकी हम बात करते हैं, जैसे कि हायर असेस्ट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, या फिर वहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है, या फिर वो वर्क इंटरनल ऑडिटर ने किया था, या फिर हम जो प्रोसीजर डिसाइड करते हैं कि इंटरनल ऑडिट को यूज करना है या नहीं करना है, तो ये कुछ एरिया थे जहाँ पे हमको इंटरनल ऑडिटर वर्क को यूज नहीं करना चाहिए था, राइट, नहीं करना चाहिए। साथ में अगर हम इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस लेते तो हम क्या करते थे, उनसे 2 एग्रीमेंट भी लेते थे। तो ये क्या बोल रहा है, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय यूजिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। आपको ये 4 फैक्टर बताने हैं, फिर आपको 2 एग्रीमेंट भी बताना है कि ऑडिटर क्या करेगा, डायरेक्ट असिस्टेंस ले उससे पहले क्या करेगा, 2 एग्रीमेंट क्या करेगा, साइन करवाएगा।
राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक हमारे सी एक्स है जो क्या है, इंटर ऑडिटर है टेक्सटाइल लिमिटेड के। उसने क्या किया, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, उसकी रिपोर्ट क्या की है, CAY जो उसके जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको है ना रिपोर्ट दे दी। अब ये बोल रहा है कैन CAY रिलाई ऑन सच रिपोर्ट, क्या CAY उसकी रिपोर्ट पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे उसकी कॉम्पिटेंसी देखेंगे, और तीसरा हम क्या देखेंगे, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। मतलब देखिए ऑडिटर भी तो सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करता है, तो हम जिस जिस ऑडिटर जो इंटरनल ऑडिटर उसके वर्क को रिलाई कर रहे हैं, क्या वो भी सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो कर रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, प्रॉपर प्लानिंग वगैरह कर रहा है क्या, राइट। साथ में हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, मतलब उसके जो डिसीजन है वो बायस नहीं होने चाहिए, राइट, उसके प्रोफेशनल डिसीजन बायस नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कंसिडर करेंगे। तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसका एंटिटी में ना स्टेटस क्या है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, वो किसको रिपोर्ट करता है, राइट, उसकी दूसरी रिलेशनशिप भी हम क्या करते हैं कंसिडर करते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, कॉन्फ्लिक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मान लिया कि उसने खुद ने ही कोई वर्क परफॉर्म किया, उसको इंटरनेट खुद रिव्यू करा, तो वहाँ पे क्या होगी, कॉन्फ्लिक्टिंग है ना, प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओवरसाइट फंक्शन TCWG, कॉन्स्ट्रक्ट और रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय मैनेजमेंट और TCWG। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिविटी को कंसीडर करते थे। साथ में हम क्या देखेंगे, उसकी कॉम्पिटेंसी, हम उसकी डिग्री वगैरह को देखेंगे, राइट, हमारे प्रायर नॉलेज को, अगर हमारे पास उसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस हम उसको भी कंसीडर करेंगे। मैनेजमेंट जो एंटिटी है उसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को देखेंगे, उनकी ट्रेनिंग पॉलिसी वगैरह को देखेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे क्या जो पर्सन है वो क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। साथ में उसको AFRF का कितना नॉलेज है, जिसके रिगार्डिंग उसने वर्क परफॉर्म किया है, उसके रिगार्डिंग उसको कितना नॉलेज वगैरह है, उसके बेसिस पे हम उसकी कॉम्पिटेंसी देखेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, राइट। उसमें बेसिकली क्या देखेंगे, existent adequacy and use of documented internal audit procedures, existence of appropriate quality control policy and procedure for the internal audit function। फिर ये क्या बोला, conclusion, in the present case if statutory audit is satisfied about the appropriateness of the verification he can rely on the work, but if finds that verification is not in order he has to decide otherwise। The ultimate responsibility to express opinion on financial statement is that of the statutory auditor, राइट। अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपकी ही रहेगी। आप उसका वर्क रिलाई करो नहीं करो, उसका यूज करो या नहीं करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, आपकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आप इसकी भी लास्ट की 2 लाइन पढ़ते हैं ना तो आपको पता चल जाता है क्वेश्चन किसका है, SS610 का है। ठीक है, अपन एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक XYZ लिमिटेड है, उसके ऑडिटर कौन है, मिस्टर ए। जो मिस्टर बी है वो क्या है, XYZ के इंटरनल ऑडिटर है। जो हमारे जो मिस्टर ए है वो मिस्टर बी से डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। डिस्कस वेदर मिस्टर ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन आस्क डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम मिस्टर बी इंटरनल ऑडिटर एज स्टेटेड अबव इन व्यू ऑफ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। नहीं, हमने क्लियरली बोला था यहाँ पे हायर असिस्ट ऑफ ROMM है, यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट जजमेंट है, वहाँ पे ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करेगा, नहीं उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लेगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे मिस्टर ये करना चाह रहे हैं वो इन अकॉर्डेंस विद SS610 नहीं है, राइट। सेकंड क्या है, हमारे जो CA है वो क्या कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर है, राइट, वो मिस्टर है ना बी से करवाना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर किससे करवाना चाह रहे हैं, मिस्टर बी से। आपको कैसे 505 है वो क्या बोलता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे राइट कंप्लीट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल किसका होना चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का होना चाहिए। मतलब वो जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो कौन परफॉर्म करेगा, हमारे मिस्टर ए परफॉर्म करेंगे, बराबर। तो अगेन दोनों ही केस में आप है ना इंटरनल ऑडिट से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। तो देखिए कंक्लूजन क्या है, in the present case Mr. A asked internal auditor to provide direct assistance regarding evaluating significant accounting estimate and assessing ROMM regarding this. Conclusion, evaluation of the accounting estimate and assessing ROMM involves significant judgment, hence Mr. A should not insist direct assistance in these areas। ठीक है, in accordance with SA 505 external confirmation, the external auditor is required to maintain control over external confirmation request and evaluate the results of external confirmation procedure. It would not be appropriate to assign this responsibility to internal auditors. Conclusion, it would not be appropriate to use direct assistance with respect to obtaining external confirmation request and their evaluation.
assistant may be used in assembling information necessary for the external auditor to resolve exception in a confirmation test, right? तो दोनों ही केस में ध्यान रखना, आप इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हो। इसकी भी आपकी लास्ट की 2 लाइन पढ़ोगे तो इसमें भी आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन किसका है, एसएस 610 का है। एक बार आप रीड करना, अपन पूरा क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आप एक बार इसको सेल्फ देख लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान रखना इसमें भी आप है ना डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हो इंटरनल ऑडिटर से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन क्या है, हायर आर एमएमए, और दूसरा क्या है यहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। इसकी भी लास्ट की 2 लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किसका है, एस 610 का है। ठीक है, स्मार्ट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड यू आर एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिटर आर आल्सो अपॉइंटेड एज पर प्रोविजन ऑफ सी एक्ट 2013, सॉरी कंपनी एक्ट। As an external auditor, you want to use the internal auditor to provide direct assistance for the purpose of audit. State the circumstance where the internal auditor cannot be used to provide the direct assistance. Again, जहाँ पे हायर आरओएमएम है या फिर इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड वर्क है, या फिर हम जो डिसीजन लेते हैं इन रिलेशन टू यूज ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस बाय इंटरनल ऑडिटर, उसमें भी हम क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिटर का है ना डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे, राइट? जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट वगैरह है वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिटर के से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे। तो ये तो पहला तो रिपीटेड वाला है ना। व्हाट वुड यू इंक्लूड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? अगर आप उसे डायरेक्ट असिस्टेंस लेते तो उस केस में आप क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करते, क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट करते? तो हमने उसकी जो कॉम्पिटेंसी है या जो ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, उसके जो हमने जो कंक्लूजन फ्रेम किया था, एक तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। साथ में हमने जो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर उसको परफॉर्म करने का बोला था, हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। साथ में उसके वर्क को किसने रिव्यू किया, कब रिव्यू किया, उसको कब डॉक्यूमेंट किया, हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, राइट? साथ में हम जो उससे जो एग्रीमेंट लेते थे, याद है एग्रीमेंट ले 2 एग्रीमेंट लेते थे, हम उसको भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए यही 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, यही 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए एक तो रिटन एग्रीमेंट की बात कर रहा है, और किसने रिव्यू किया, हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। हमने उसको जो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट जो असाइन किए थे वो किस बेसिस पे किया था, हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। हमने जो कंक्लूजन फ्रेम किए थे इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस, हम उसको भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एबीसी लिमिटेड है, वो रेडीमेड गारमेंट को मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग करती है। कंपनी के पास है लार्ज बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑन 31 मार्च। यहाँ पे क्या है, हाई रिस्क है। और जहाँ पे हाई रिस्क है, और हमारे जो स्टेचुटरी ऑडिटर है उन्होंने क्या किया, ये जो बैलेंस है उससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर किसको परफॉर्म करने का बोला, इंटरनल ऑडिटर को। तो हमको बताना है कि क्या हमारे स्टेचुटरी ऑडिटर इसमें सही है या नहीं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। देखिए इन द प्रेजेंट case, statutory auditor assigned internal auditor to provide direct assistance regarding checking of the accuracy of the aging of account receivable and provision based on the aging. Valuation of account receivable is assessed as an area of high risk. So, however, because the evaluation of the adequacy of provision based on the aging would involve more than limited judgment, it would not be appropriate to assign that latter प्रोसीजर टू इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। सिंपल से इतना ही है कि आप इस एरिया में क्या करोगे, इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लोगे, राइट? नेक्स्ट अंडर शुरू करते हैं, कौन सा, ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए while doing audit, Ram, the auditor require report from experts for purpose of audit evidence, what type of report opinion he can obtain and to what extent he can rely upon the same. पहले तो आपको एरिया बताना है, कुछ सर्कमस्टेंस बताना है जहाँ पे आप है ना ऑडिटर्स के एक्सपर्ट को है ना हायर कर सकते हो, उनके वर्क को यूज कर सकते हो, राइट, अदर देन फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट के हायर कर सकते हैं, बराबर। दूसरा हमको पूछा कि रिलाई करने से पहले आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करोगे। देखिए पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, या फिर मल्टीपल लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहे हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉ वगैरह है, बराबर, या फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर मान लीजिए ऑयल एंड गैस रिजर्व का जो वैल्यूएशन वगैरह करना होता है उनको लेके है, या फिर मान लीजिए एक्चुअली जो लाइबिलिटी वगैरह होती है इन रिलेशन टू इंश्योरेंस वगैरह, वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं, बराबर। या फिर जो है ना एनवायरमेंटल लाइबिलिटी होती है, या फिर जो साइट क्लीन अप कॉस्ट वगैरह होती है, वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल बता रहा है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हम क्या करेंगे उसके वर्क को यूज करने से पहले, सबसे पहले जिस डेटा पे वो अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस डेटा को चेक करेंगे, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो रीजनेबल है। फिर उस डेटा पे वो जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन ले रहे हैं हम उसके एजम्पशन को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, क्या वो है ना रेलेवेंट है, क्या वो रीजनेबल है। फिर उसकी जो फाइंडिंग्स थी, राइट, जो एक्सपर्ट की जो फाइंडिंग्स थी या उसमें जो कंक्लूजन थे हम क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो रीजनेबल है, किसके साथ हमारे दूसरे ऑडिट एविडेंस है या फिर जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी की, हम उसके साथ क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, बराबर। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना है या नहीं करना है। देखिए इफ द ऑडिटर डिटरमाइन दैट द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ऑडिटर्स पर्पस, ही शैल एग्री विद दैट एक्सपर्ट ऑन द नेचर एक्सटेंट ऑफ फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म बाय दैट एक्सपर्ट और परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टेंस। देखिए एक तो हम क्या करेंगे, उसके सोर्स डेटा को देखेंगे, दूसरा उसकी जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन है हम उसको देखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एक्सपर्ट की जो फाइंडिंग्स है कंक्लूजन हम क्या करेंगे, उसको भी है ना कंसीडर करेंगे, इनके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हम उसके वर्क को यूज करें या नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक KTEN लिमिटेड है, उसकी ऑडिट कौन कर रहा है, मिस्टर मोहन, और वो किसी एक्सपर्ट के वर्क को क्या करना चाहता है, यूज करना चाहता है। अब क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट है, विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टेट द फैक्टर विच सजेस्ट द नीड फॉर डिटेल एंड रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। देखिए ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ है ना एक रिटन एग्रीमेंट में एंटर होता है, साइन करते हैं दोनों, बराबर। वो रिटन एग्रीमेंट कैसा होगा, राइट, क्या वो डिटेल्ड होगा, क्या वो नॉर्मल होगा, वो कुछ फैक्टर पे डिसाइड करता है। तो ये बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जहाँ पे आपको डिटेल एग्रीमेंट आपको करना चाहिए, कुछ कुछ आप फैक्टर बताइए। मान लीजिए ऑडिटर और जो एक्सपर्ट का जो रिलेशन है वो नॉर्मल से थोड़ा क्या है, डिफरेंट है, राइट, नॉर्मल से थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। या फिर जो एक्सपर्ट का जो वर्क है, राइट, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है इन रिलेशन टू ऑडिट, या फिर वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादा है, बराबर। या फिर ऑडिटर को उसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। अगर ऐसे कुछ केस होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, डिटेल एग्रीमेंट में एंटर होना चाहिए। आप मुझे कुछ एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट बताओगे, एग्रीमेंट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नेचर स्कोप रिकॉर्ड करते हैं, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट वगैरह क्या होनी चाहिए, राइट। तो पहले तो देखिए कंटेंट बता रहा है, नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव, respective role and responsibility of auditor, auditors expert, nature timing extent of communication including form of report, need for auditors expert to observe confidentiality, right। फिर आपको कुछ एग्जांपल बताने हैं जहाँ पे क्या होना चाहिए, डिटेल एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए उसको एक्सेस किससे मिल रहा है, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उस पर अगर कोई हमारे वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, डिटेल एग्रीमेंट एंटर करना चाहिए। या फिर जो उनका रिलेशन है वो क्या है, डिफरेंट है एज फ्रॉम दो नॉर्मली एक्सपेक्टेड, या फिर एक से ज़्यादा लॉ की रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, या फिर जो इस मैटर पे वो एक्सपर्ट अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है वो कैसा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, या फिर ऑडिटर ने उससे पहले उसका काम कभी यूज नहीं किया, उसको कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर उसका क्या है, जिस वर्क पे ऑडिटर अपना ना एक्सपर्ट अपना काम कर रहा है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट, राइट। अगर ये केस है तो हमको क्या करना चाहिए, डिटेल रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक एक्स लिमिटेड है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, 1300 करोड़। उसके जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कंपनी क्या कर रही है, एक एक्सपर्ट को हायर कर रही है फॉर दोज वैल्यूएशन ऑफ सच अ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।
ऑडिटर ने भी क्या किया, ऑडिटर ने अपना एक एक्सपर्ट हायर कर दिया फॉर द वैल्यूएशन ऑफ सच डेरिवेटिव। साथ में क्या बोलता था, ऑडिटर एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर न्यू टू ईच अदर, दे वर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ड्यू टू बट डेवलप बट फॉर द फर्स्ट टाइम बट डेवलप्ड अ गुड बॉन्डिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। पर जैसे जैसे ऑडिट करी दोनों में क्या हो गया, बहुत अच्छा रिलेशन बन गया। Therefore, the auditor did not enter into any formal agreement with the auditor's experts legal advice. Okay. देखिए क्या हुआ है, ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटर ने क्या किया, एक अपना एक्सपर्ट हायर कर दिया। अब वो एक्सपर्ट हायर किया तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, दोनों में एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया, दोनों भाई बन गए। तो इस कारण क्या हुआ, हमारे जो ऑडिटर है उनसे कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं लिया। तो क्वेश्चन पूछा है क्या ये हमारे ऑडिटर ने सही किया है? ऑफकोर्स ये सही नहीं किया है। दो कारण है, दो कारण है। एक तो जिस रिगार्डिंग हम ऑडिटर के एक्सपर्ट का वर्ड को यूज कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हाईली कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, हमारे ऑडिटर को उसका कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं है। जो हमारा ऑडिटर एक्सपर्ट है, ऑडिटर का एक्सपर्ट है, उसके वर्क के रिगार्डिंग हमारे ऑडिटर को और कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, बराबर। तो इस केस में हमारा एसएस सेक्शन क्या बोलता है, ऐसा सर्कमस्टेंस है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डिटेल रिटर्न एग्रीमेंट आपको करना चाहिए था। रिटर्न एग्रीमेंट नहीं, आपको डिटेल रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए था। तो हमारे सीएस अब यहाँ पे गलत। तो देखिए क्या बोलता है, इन द इंस्टेंस केस X Limited has various derivative contract, option, forward contract, interest rate swap, which were required to be fair valued, for which company got the fair valuation done through an external third party. The statutory audit of the company involved an auditor's expert to audit a valuation of a derivative. Conclusion: considering the complexity involved in the valuation and volume of derivative, and also due to the fact that the auditor and auditor's expert were new to each other, auditor should have signed a formal agreement engagement letter with the auditor's expert in respect of work assigned to him in accordance with the SS 620, right? ये अगेन रिपीटेड है, राइट? ये आप एक बार देख लेना, ये रिपीटेड है। ये वही बोल रहे हैं, अगर आप ऑडिट के एक्सपर्ट को वर्क को यूज करना चाहते हो उससे पहले आप क्या क्या फैक्टर कंसीडर करोगे, एक तो सोर्स डेटा, दूसरे उसके सिग्निफिकेंट एजम्पशन, और तीसरी उसकी फाइंडिंग्स, बराबर। इसके लिए ऑडिटर क्या क्या है ना प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ऑडिटर उसके वर्क को वापस से रीपरफॉर्म कर सकता है, उसके वर्क को ऑब्जर्व कर सकता है, ऑडिटर उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह है ऑडिटर क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, उसकी फाइंडिंग्स को किसी दूसरे एक्सपर्ट के साथ भी क्या कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। ऑडिटर उसकी जो रिव्यू फाइंडिंग्स वगैरह है ऑडिटर क्या करेगा, उसको मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस कर सकता है। ऑडिटर की जो दूसरी ऑडिट एविडेंस है ऑडिटर क्या करेगा, उसको उससे भी रिलेट वगैरह कर सकता है, राइट। तो एक बार देख लेना, ये वापस वही है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इसकी भी लास्ट की दो लाइन देखते हैं। देखिए क्या है, हाउ एवर द ऑडिटर इशूड एन क्लीन रिपोर्ट एंड इंक्लूडेड द नेम ऑफ एक्सपर्ट इन हिज रिपोर्ट टू रेड्यूस हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन कमेंट। देखिए इस लाइन से आपको पढ़ने से आपको एक बार क्लिक हो जाना चाहिए था कि क्वेश्चन शायद ऐसे 620 का, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, एक्सपर्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे हमारे ऑडिटर इस दो लाइन को पढ़ने से क्या लग रहा है कि ऑडिटर ने क्या किया है, क्लीन रिपोर्ट इश्यू करी है, और साथ में क्या किया है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट का क्या किया है, रेफरेंस दिया है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए। चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए एक कंपनी है जो किसके बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, और उनका जो रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर, फॉर विच लार्ज स्टॉक वाज मेंटेन बाय द कंपनी एट द ईयर एंड। रॉ मटेरियल का नेचर ऐसा है कि उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या है, एक्सपर्ट की जरूरत है। इसके लिए मैनेजमेंट ने क्या किया, एक एक्सपर्ट को हायर किया। इसलिए ऑडिटर ने भी क्या किया, एक एक्सपर्ट को हायर किया। The auditor observed that the work of auditor's expert was not adequate for the auditor's purpose, and the auditor could not resolve the matter through additional audit procedure, which included the further work performed by both auditor's expert and the auditor. Okay, तो देखिए ऑडिटर के वर्क, जो एक्सपर्ट था उसका वर्क पे वो क्या कर सकता है, रिलाई नहीं कर सकता, वो उसके वर्क को यूज नहीं कर सकता था, राइट, वो रेलेवेंट नहीं है। साथ में जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए उससे भी ऑडिटर को क्या मिला, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। तो इसके लिए हमारे ऑडिटर ने क्या किया, ऑन basis above,
The auditor concluded that it would be necessary to express a modified opinion in the auditor's report because the auditor has not obtained sufficient appropriate auditor evidence. However, the auditor issued a clean report and included the name of expert in his report to reduce his responsibility for the audit opinion comment. देखिए, जब हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते हैं तो उस केस में क्या होता है, या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाता है या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन जाता है। हमारा ओपिनियन क्या होगा, मॉडिफाई होगा। क्या होगा, हमारा ओपिनियन मॉडिफाई होगा, पहली बात, बराबर। दूसरा, अब ऐसे 670 क्या बोलता है कि अगर मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन है उसके रीजन को समझाने के लिए अगर आपको रेफरेंस देना जरूरी है एक्सपर्ट के रिपोर्ट का, तो आप रेफरेंस दोगे, बराबर, इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन। और अगर आपका ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है, आप अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है ना इश्यू कर रहे हो, तो उस केस में है ना ऑडिटर के एक्सपर्ट की रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दिया जा सकता अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑडिटर ने क्या किया है, पहले तो उसने है ना एस 705 से कंप्लाई नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग उसको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना चाहिए था, तो वो उसने नहीं किया, तो पहला तो उसका वायलेशन किया। दूसरा, उसने क्या किया है, क्लीन रिपोर्ट में, राइट, जो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट थी उसके अंदर ऑडिटर के एक्सपर्ट का ना रेफरेंस दे दिया, वो अगेन एज पर एस 620 नहीं था। एस 620 बेसिकली क्या बोलता है, अगर आपके अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है तो उसमें आप एक्सपर्ट के रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दोगे अनटिल एंड अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, बराबर। तो एक तो हमारे यहाँ पे ऑडिटर को ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए था, बराबर। और दूसरा, अगर वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट इशू किया था उसने, तो उस केस में भी उसको है ना एक्सपर्ट के रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं देना चाहिए था। देखिए आंसर क्या दिया है, देखिए क्या बोल रहा है इस केस में, इट मे बी नेसेसरी टू एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एस 705 बिकॉज द ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटर एविडेंस। तो पहला तो उसको क्या करना चाहिए था, मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना चाहिए था। फिर दूसरा क्या बोलता है कि अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है तो उसमें उसको ऑडिटर के एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है उसको रेफर नहीं करना चाहिए। और साथ में ध्यान रखना, अगर वो रेफर करता है तो ऑडिटर को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है क्या, दैट दिस रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ऑडिटर ओपिनियन। हमारे ऑडिटर ने वो भी नहीं किया। If the auditor make reference to work of the auditor's expert in an audit report, because such reference is relevant to understand the modification to the auditor's opinion, auditor shall indicate in the auditor's report that such reference does not reduce the auditor's responsibility for that opinion. अब conclusion क्या है, auditor cannot reduce his responsibility by referring the name of auditor expert and thereby issuing a clean report. Auditor should have issued a modified report and could have given reference to the work of an auditor's expert in that report. If such reference was relevant to understand the modification of to the auditor's opinion, but even in that case, the auditor should have indicated in his report that such reference of auditor's expert does not reduce his responsibility for the opinion. बराबर, सिंपल सा समझ में आया। आपको या तो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए था, और उस मॉडिफिकेशन को समझाने के लिए अगर रेफरेंस देना जरूरी है तो आपको उसका रेफरेंस देना चाहिए था। साथ में आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था कि उस रेफरेंस के रिगार्डिंग कारण हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एस 620 और एस 705 दोनों का वायलेशन किया, ये दोनों ही कंप्लाई नहीं किया हमारे ऑडिटर ने, राइट। थैंक यू, राधे राधे।